नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नामी का तूफानी प्रचार। रामनगर में सीएम नामी की जनसभा। अनिल बलूनी के पक्ष में सीएम ने किया धुआंधार प्रचार। चुनाव प्रचार में भाजपा ने झोंकी ताकत। 11 से 17 अप्रैल के बीच पीएम मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ, राजनाथ और अमित शाह करेंगे जनसभा। 13 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। रामनगर रुड़की में होगी चुनावी रैली। कार्यकर्ताओं में भरेंगी जोश। वरिष्ठ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने की प्रेस वार्ता। पीएम मोदी की बातों को बताया जुमला। अग्निपथ योजना को भी बताया फ्लॉप। पोस्टल बैलेट वोटिंग अभियान में 90% हुई वोटिंग। जिला निर्वाचन नोडल अधिकारी ने दी जानकारी। 3 दिन के अभियान में 1290 लोगों ने किया वोट। उत्तराखंड लोक गायक का निधन। मशहूर पहाड़ी सिंगर प्रहलाद मेहरा का दिल का दौरा पड़ने से देहांत। हल्द्वानी के कृष्णा अस्पताल में ली अंतिम सांस। आप देख रहे हैं कि खबर ऋषिकेश से है, जहां पर नरेंद्र मोदी की रैली का साक्षी बनेगा आईडीपीएल ग्राउंड। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपीजी और उत्तराखंड पुलिस ने चाक चौबंद करी है व्यवस्था। करीब आपको बता दें कि 1000 पुलिसकर्मी एसपीजी और 15 आईपीएस के जिम्मे सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। हम यहाँ आईडीपीएल के ग्राउंड में, जहाँ पर हेलीपैड तैयार किया जा रहा है, यहीं पर वायुसेना का जो विमान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के यहाँ लैंड करेगा और उसके बाद जनसभा स्थल पर प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा चाक चौबंद होने लगी है। एसपीजी ने मोर्चा संभाल लिया है। उसके साथ साथ 1000 पुलिसकर्मी, 15 आईपीएस सहित प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। ऋषिकेश आईडीपीएल ग्राउंड से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। देश के अंदर चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनावी युद्ध में अपने योद्धाओं को उतार दिया है। चुनावी रण में सभी राजनीतिक पार्टियों के खिलाड़ियों ने जीत दर्ज करने के लिए अपने अपने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि इस बार 400 पार करके हम तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने की बात कहकर इस बार परिवर्तन की बात कर रही है। देश के अंदर लोकसभा का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। उसी के चलते उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटों पर चुनावी सरगर्मियों का तापमान बढ़ता जा रहा है। पांचों लोकसभा सीटें हम जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने, बहुत ही जो है जनता को प्रभावित करने वाले काम कर रही है और बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं जनता को आज भारत सरकार जो है चला रही है। तो इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। खबर रामनगर से, जहां कांग्रेस को चुनाव से पहले फिर झटका लगा। चुनाव से कुछ दिन पहले ही ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने 100 से ज्यादा सदस्यों के साथ अनिल बलूनी के समक्ष भाजपा ज्वाइन की है। बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे, वैसे वैसे भाजपा, कांग्रेस या अन्य आदि दलों के प्रत्याशियों द्वारा अपना अपना प्रचार में तेजी ला दी गई है। नुक्कड़ सभाओं के साथ ही सभी प्रत्याशी, अभी पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों को लेकर जनसभाएं कर रहे हैं। वही पौड़ी लोकसभा सीट के सांसद प्रत्याशी अनिल बलूनी देर शाम रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने गिरजा मंदिर में के साथ ही कई लोगों से मुलाकात की है। और उसके साथ ही आज अनिल बलूनी के समक्ष अखिल भारतीय उत्थान ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष हेमभट्ट ने अपने 100 से ज्यादा सदस्यों के साथ भाजपा को ज्वाइन किया। देखिए, मैं जो जुड़ा हूँ सनातन की रक्षा के लिए जुड़ा हूँ। सनातन धर्म की रक्षा मोदी जी से और योगी जी से और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रभावित होकर के अपने देश हित में और समाज के हित के काम और बलूनी जी के जो किए हुए काम, जो बिना पद के इन्होंने काम किए हैं, यहाँ पे गढ़वाल को जाने का रास्ता, पुल बनाना और इसको चौड़ीकरण के लिए आदेश करवाना, ये मंजूर हो गई है। उसके अलावा
जो इन्होंने तुमड़िया डैम को टूरिज्म क्षेत्र घोषित करना, जब बिना पद के इतना कर सकते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है अनिल बलूनी जी के नेतृत्व में अगर भगवान ने चाहा मंत्री बने तो पूरे उत्तराखंड का विकास। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में पत्रकार वार्ता करते हुए लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने केंद्रीय राज्य मंत्री व नैनीताल से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट से सवाल पूछे हैं। जोशी ने कहा कि अजय भट्ट के केंद्र में मंत्री रहते हुए आखिर कैसे अग्निवीर जैसी योजना युवाओं को बेरोजगार करने के लिए आई, इसका संसद में विरोध क्यों नहीं किया गया? गोद लिए गांवों का क्या हुआ? सांसद निधि कहाँ खर्च की गई? रक्षा कॉरिडोर उत्तराखंड में क्यों नहीं आया? प्रदेश में एक भी नया केंद्रीय विद्यालय क्यों नहीं खोला गया? सैनिक स्कूल पीपीपी मोड पर क्यों डाला गया? वहीं ऐसे तमाम प्रश्नों की झड़ी लगाते हुए प्रकाश जोशी ने कहा कि मात्र पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने वाले चेहरे इस बार जनता की नजरों में चढ़ गए हैं और इस बार जनता खुद चले जाने का बदला जरूर लेगी। देखिए, पहला सवाल तो उनकी निष्क्रियता पर ही क्वेश्चन मार्क है। अपनी सांसद निधि का 17 करोड़ में मात्र 7 करोड़ खर्च करा, 10 करोड़ वापस चला गया। उसका जवाब है बहुत काम हो सकते थे उससे। दूसरा, जिन गाँवों को उन्होंने गोद लिया उन गाँवों की तरफ पलट कर नहीं गए, उनकी दुर्दशा है। तीसरा अग्निवीर नाम की जो योजना हम पे थोपी गई, युवाओं पे थोपी गई, हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। फौज में भर्ती होने का सपना लेने वाले हमारे नौजवानों को सिक्योरिटी गार्ड बनाकर रिटायर कर रहे हैं और उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए ये हुआ है। खबर अक्सर से है। वैसे तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पुरजोर डटे हुए हैं, लेकिन बसपा की स्थिति कई विधानसभा में ठीक नजर नहीं आ रही है। लक्सर और खानपुर में जैसी महत्वपूर्ण विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जमील अहमद अपना चुनाव कार्यालय तक भी नहीं खोल पाए, जबकि दूसरे दलों को खासकर भाजपा और कांग्रेस द्वारा सभी विधानसभाओं में चुनाव कार्यालय खोलकर चुनाव प्रचार तेजी से किया जा रहा है। समाज पार्टी तो देखिए भाई साहब, खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए चुनाव में उतारा गया है। और रही बीजेपी और कांग्रेस, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। सब पार्टी देख ली, इस बार केतली उमेश कुमार 100% चुनाव जीत रहे हैं। कम से कम 7.5 लाख वोट हैं हमारे पास में और हम आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति। नैनीताल जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के चलाए गए 3 दिवसीय मतदान अभियान में 90% वोटिंग हुई। जिला निर्वाचन नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि 3 दिवसीय घर जाकर पोस्टल बैलेट वोटिंग अभियान में अभी तक 90% वोटिंग हुई है। जिले में कुल 1419 लोगों ने फॉर्म नंबर 12D का आवेदन कर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए आवेदन किया था। 1290 मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया है। ये प्रक्रिया जारी है। छूट गए मतदाताओं को दूसरे चरण में घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। उसमें से 1290 लोगों में लगभग 90% से भी थोड़ा सा ज़्यादा 90.90% लोगों ने मतदान कर दिया है और अभी आज का डेटा बाकी है। तो उसके बाद हम आज शाम तक हुआ है और 90% मतदान जो हमारा टारगेट था उसका अचीव कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो ईवीएम कमीशन और उसमें से 4 जो है रिप्लेसमेंट में गए हैं। कंट्रोल यूनिट 503 थे जिसमें जिनको हमने कमीशन किया, परंतु 135 का कमीशनिंग किया और उसमें से 32 जो है रिप्लेसमेंट के AROs की मदद कर रहे हैं, कमीशनिंग टीम की भी मदद कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये काम जल्दी से कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड को लेकर कही बात को जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में अग्निपथ योजना के माध्यम से लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है और उन्होंने ये भी कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से 4 साल से युवाओं को बाहर कर दिया जाएगा। शहीद का दर्जा उनको नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही नौकरी के बाद जो लाभ मिलना चाहिए वो उनको नहीं दिया जाएगा। जो अग्निवीर योजना लागू होने से नुकसान उत्तराखंड के ऊपर सबसे ज्यादा विनाशकारी असर इस योजना का पड़ा है। 1 लाख सर्विस वोटर है उत्तराखंड में आज की तारीख में भी 5 लोकसभा सीटों पर। और अग्निपथ योजना है उससे जो रास्ता है, जो हमारे पूरे राज्य के नौजवान इस योजना से प्रभावित हुए हैं, जो सैनिक भर्ती होते थे
देश सेवा के लिए भी और रोजगार के लिए भी जो सेना में जाते थे, सेना के तीनों अंगों में जाते थे, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आज ही हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है अंकिता भंडारी के मामले में भी जो भारतीय जनता पार्टी ने खामोशी की चादर ओढ़ी है, उस पर भी हम उनसे सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो एक इंटरव्यू दिया है उत्तराखंड के बारे में, वो झूठ का पिटारा। खबर श्रीनगर से, जहां पर बाकी शक्तिपीठों में एक सिद्धपीठधारी देवी दिन में 3 बार रूप बदलती है। उत्तराखंड के गढ़वाल की श्रीनगर के पास स्थित सिद्धपीठधारी देवी का मंदिर उत्तराखंड ही नहीं देश विदेश में भी बहुत मशहूर है, जहां दूर दूर से लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग बताते हैं कि देवी मां का रूप दिन में 3 बार अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। मंदिर में सुबह के समय मां धारी देवी की मूर्ति एक कन्या की तरह नजर आती है। 9 दिनों तक मां के विभिन्न स्वरूपों को पूजा जाएगा। बहुत ज़्यादा आस्थाएँ हैं। वैसे भी 4 साल बाद हमें अब नवरात्रे लग गए हैं और आज से जैसे नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है तो मैंने तो 9 दिन तक व्रत रखूँगी। और हमारे घर में भी हमारी कुल देवी है, हम बहुत मानते हैं, हम इसलिए आज आए हैं धारी देवी दर्शन करने। तो मतलब ऐसा है कि होपफुली ये नवरात्रे अच्छे से बीते हमारे। क्या नवरात्रे के अलावा भी आप आते रहते हो? हाँ बिल्कुल, हम लोग यहीं श्रीनगर में कॉलेज करते हैं तो जैसे कभी टाइम लग जाता है तो आ जाते हैं धारी देवी के दर्शन। आशा की पहले तो सभी भक्तों को और आपके चैनल के माध्यम से नव वर्ष नवरात्रि के शुभ अवसर पर सबको हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि हमारा जो हिंदू रीति रिवाज या हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज नव वर्ष शुरू होता है। तो और नवरात्रि का पहला दिन धीरे धीरे आप लोग देख रहे होंगे कि माता के स्थान पर सुबह से ही लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और मध्यांतर में और ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि माँ धारी देवी चारों धाम के रक्षक और मन्नत की 100% होने के कारण सभी भक्तों को आस बनी रहती है और माता के दरबार में आके अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी दान दक्षिणा और इत्यादि कपड़े वस्त्र जो भी दान करते हैं अपनी श्रद्धा से करते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो जरूरत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब 10 दिन से कम शेष रह गए हैं। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य में दिग्गज नेताओं का जवाबड़ा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह के साथ ही तमाम दिग्गज नेता उत्तराखंड पहुंचकर जनता से बड़े बड़े वादे करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के इस बार 83,37,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये मतदाता राज्य के 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में रोजगार इस बार भी अहम मुद्दा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भाजपा को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के सेवा योजन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हर 5वां युवा मतदाता फिलहाल बेरोजगार है। ऐसे में सियासी दल और प्रत्याशी अपनी प्राथमिकताओं को रोजगार को शीर्ष मुद्दों में रख रहे हैं। कांग्रेस ने भी बेरोजगारी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष की घेराबंदी कर रखी है। साथ ही कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा न्याय के जरिए युवाओं पर भी विशेष फोकस किया है। कांग्रेस ने युवा न्याय के जरिए 30 लाख सरकारी नौकरी देने और शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने का वादा किया है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस के वादों में कोई सच्चाई नहीं है। सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनाव दंगल में बेरोजगारी भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकती है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ पॉलिटिक्स उत्तराखंड में चुनावी मैदान सजा हुआ है। तमाम दल राज्य की 5 लोकसभा सीटों को फतह करने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। कांग्रेस जहां बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, साथ ही इन सभी मुद्दों के सहारे अपनी चुनावी नैया पार की भी उम्मीद लगाए हुए है। वहीं इस बीच कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को जारी कर ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस का युवाओं के मुद्दे पर विशेष ध्यान है। कांग्रेस ने युवा न्याय के जरिए 30 लाख सरकारी नौकरी देने और शिक्षित युवाओं को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने का भी वादा किया है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे को जनता के बीच पहुंचा रही है। साथ ही राज्य का युवा मतदाता भी बेरोजगारी की वजह से काफी परेशान है। वो आज पूरे प्रदेश में इस जो हमारा जो गारंटी का सवाल है, 5 न्याय और 25 गारंटी, इस पर हमने प्रेस वार्ता रखी है और यही हमारा चुनाव का घोषणा पत्र है। इसमें जो हमारा पहला जो न्याय है वो युवा न्याय है। युवा बुरी तरह से भटका हुआ है, टूटा हुआ है और विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र से लेके और राज्य की सरकार तक युवाओं को केवल धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला है। तो इस बार जो हमारा कहना ये है कि जो भर्ती का न्याय है वो हमारी कांग्रेस देती है।
तो सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तराखंड में काफ़ी चीज़ अभी सुविधाएं नहीं है। जैसे कि मैं मेन बात करना चाहूँगा कि रोज़गार का ये कि पहाड़ों में ना तो शिक्षा से लेके कोई बात हो रही है, ना तो स्कूलेज में टीचर्स की सुविधाएं हो रही है। पहाड़ में रोज़गार के लिए सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि पहाड़ों में अच्छे बड़े बड़े होटल्स खोले जाए। भाई जी हम तो इसी मुद्दे पे करेंगे। पहले ये जो यहाँ का है शिक्षा का है सबसे मेन, जिस पे बहुत पीछे चल रही सरकार। यहाँ हर चीज़, यहाँ भ्रष्टाचार इतना है। हम तो अभी सांसद के लिए बॉबी चुनार को ही चुनेंगे। अपनी जो वोट है अपने फैमिली की वोट है। युवा हैं तो युवा के लिए ही वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सपोर्ट भी करा है बच्चों को। अभी पीछे जब इतना भ्रष्टाचार चल रहा था इलेक्शन, वो उसके लिए। सर देखिए, बेरोजगारी का जो स्तर है वो इस समय बहुत व्यापक है। हाल ही में अनेक आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़ों की से इतर अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड में जहां हाल ही में पलायन आयोग ने एक रिपोर्ट की है, जिस रिपोर्ट जारी की है उसमें पलायन आयोग ने 24 गाँव को निर्जन घोषित कर दिया है। अर्थात वहाँ से पलायन, पूरी तरह से पलायन हो चुका है। ये कारण क्या है? ये आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में इस बार 83,37,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये मतदाता राज्य के 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में रोजगार इस बार भी अहम मुद्दा बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड के सेवा योजन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हर 5वां युवा मतदाता फिलहाल बेरोजगार है। उत्तराखंड में इस बार 18 से लेकर 39 साल तक की उम्र के 40,33,278 युवा अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं बेरोजगारी की बात करें तो प्रदेश के सेवा योजन कार्यालय में 8,83,346 बेरोजगार पंजीकृत हैं। इनमें 5,40,683 पुरुष और 3,42,663 महिलाएं शामिल हैं। इस तरह देखें तो उत्तराखंड में 21.90% युवा मतदाता बेरोजगार है। दूसरे नजरिए से देखें तो हर 5 में से 1 युवा मतदाता बेरोजगार है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि जो भी आंकड़े जारी किए गए हम उसको सेटिस्फाई नहीं मानते हैं। इसलिए सेटिस्फाई नहीं मानते हैं कि हमारे यहाँ जो सेवा योजन कार्यालयों में भी आंकड़े होते हैं, जो व्यक्ति सरकारी रोजगार ले लेता है, सरकारी रोजगार को ही यहाँ रोजगार माना जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप सेल्फ रोजगार के सेक्टर में देखेंगे तो हमारी सरकार जब से आई है उस सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में काम किया। और आज तो मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो जिसकी बेरोजगारी की जो दर है वो प्रतिशत में सबसे कम है। और इस सरकार ने तो आने के बाद, तुरंत आने के बाद अभी तक सरकारी क्षेत्र में भी लगभग 25,000 रोजगार दे दिए। लेकिन निश्चित रूप से बहुत ठीक डाटा है कि बेरोजगारी का तो आलम ये है कि 9% से ऊपर की बेरोजगारी है लगभग, और 9 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड है यहाँ बेरोजगार। और प्रतिवर्ष बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। न सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिल रही है, न गैर सरकारी क्षेत्र में मजदूरी मिल रही है। कोई बड़ा उद्योग आज तक स्थापित ही नहीं कर पाए, कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगी, न यहाँ पर कोई रोजगार का ऐसा कोई कार्यक्रम चला पाए कि जिससे हम बेरोजगारी दूर कर सकें। कुल मिलाकर चुनाव में जीत के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत तो लगा दी है। इसके साथ ही जनता से बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। हालांकि धरातल पर स्थिति विकट है। राज्य का अधिकांश युवा बेरोजगार है। वहीं बढ़ती बेरोजगारी सरकार के दावों की भी पोल खोल रही है। देखना होगा बेरोजगार युवाओं के हाथों को कब तक रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता ही देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।